आतंकी फैजान को खंडवा लेकर पहुंची एटीएस की टीम। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी फैजान को एटीएस खंडवा में उसके घर लेकर पहुंची है, जहां पर पूछताछ की जाएगी। आज खंडवा कोर्ट में फैजान की पेशी है। जांच के लिए फैजान के घर पहुंची है एटीएस की टीम। तस्वीरें देख लीजिए, आज खत्म हो रहा है आतंकी फैजान का रिमांड और इसी के साथ आज खंडवा पहुंच चुका है आतंकी फैजान। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। आतंकी फैजान खंडवा पहुंच चुका है, आज कोर्ट में पेश होगा। आतंकी फैजान एटीएस की टीम खंडवा लेकर पहुंची और साथ ही हम जानकारी आपको दे दें कि आज खत्म हो रहा है आतंकी फैजान का रिमांड। तो रिमांड आज खत्म हो रहा है और आगे की छानबीन भी लगातार जारी है। एटीएस की टीम फैजान के घर पर पहुंचकर पूछताछ भी करेगी परिवार वालों से। शेख शकील ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके। शेख, अपडेट दीजिएगा सबसे पहले तो। आवाज मिल रही है आपको? तो देखिए, शेख शकील मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शेख, जानकारी दीजिएगा, एटीएस की टीम आतंकी फैजान को लेकर खंडवा पहुंची है, परिवार से भी पूछताछ होगी, जानकारी मिल रही है, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, 4 जुलाई को गिरफ्तार हुए फैजान शेख को लेकर आज एटीएस की टीम उसके परिवार के घर पहुंची थी, जहां पर बताया जा रहा था कि कुछ उनको बरामदगी करना है। एटीएस की टीम ने सबसे पहले फैजान के घर लेकर पहुंची। बताया जा रहा है कि उसको यहाँ से कोर्ट लेकर आएगा। घर की फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद फैजान को यहाँ के जो मेडिकल सरकारी हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल लेके जाया गया है, जहाँ पे उसका मेडिकल हो रहा है। संभवतः उस मेडिकल के बाद यहाँ पे जिला न्यायालय में उसको पेश किया जाएगा। जैसे ये खबर यहाँ पे है, मीडिया का जमावड़ा है यहाँ पर और सभी लोग यहाँ पे के लिए यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल फैजान जो है अभी जिला न्यायालय नहीं पहुंचा है, अभी फिलहाल उसका मेडिकल चल रहा है। चलिए ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। छत्तीसगढ़ की खबर की, जहां पर थोड़ी ही देर में सीएम विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक लेते हुए नजर आएंगे। रायपुर में ये बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय में बैठक होगी। इस बैठक में मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा के साथ ही संशोधन विधेयक को लेकर चर्चा होने की संभावना है। ऐसा माना जा रहा है कि कैबिनेट में किसानों, अधिकारी, कर्मचारी, स्कूल बच्चों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। बैठक में प्रदेश के मानसून की स्थिति, खरीफ फसलों के लिए खाद बीज की उपलब्धता की समीक्षा की जाएगी और साथ ही प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव पर प्रत्येक प्रणाली प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी दी जा सकती है। तो कई पहलू पर आज चर्चा है और कई मायने में आज की बैठक महत्वपूर्ण हो जाती है। तो थोड़ी ही देर में शुरू होगी सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक, जो कि मंत्रालय में आयोजित की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी खोमन साहू, जो मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। खोमन, अपडेट दीजिएगा, क्योंकि आज की बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है। देखिए, महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है क्योंकि रसिका आने वाले दिनों में मानसून सत्र है। 22 जुलाई से मानसून सत्र छत्तीसगढ़ में। ऐसे में इस मानसून सत्र में बहुत सारे ऐसे विधेयक है जिसको लेकर छत्तीसगढ़ की विष्णु सरकार आने वाली है, उसी को लेकर आज चर्चा होने वाली है। आपने देखा था कि पिछले दिनों सरकार ने कहा था कि पुनर्वास नीति को लेकर एक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, सुझाव मंगाया जा रहा है, तो उस पर भी चर्चा होने वाली है। जो पुनर्वास नीति सरकार लेकर आने वाली है उस पर भी चर्चा होने वाली है। इसके अलावा जो अध्यक्ष और महापौर की प्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव होने वाली है उस पर भी चर्चा होने वाली है। इसके अलावा अगर बात की जाए रसिका, तो खाद बीज को लेकर क्या उपलब्धता है, किस तरीके से अगर किसानों को कहीं परेशानियों का तो सामना नहीं करना पड़ रहा है। हालांकि छत्तीसगढ़ में अभी जितना बारिश होना था उससे कम बारिश हुई है, तो ऐसे में किसान चिंतित है। लेकिन दूसरी ओर सरकार ये चिंता कर रही है, इस तरीके से समीक्षा कर रही है कि किसानों तक खाद और जो धान है वो पहुंच रहा है कि नहीं, जो अलग अलग चीजें की वस्तुएं हैं वो पहुंच रही है कि नहीं। तो इन सारी चीजों को लेकर समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा मतलब कई विषयों पर समीक्षा भी होगा और साथ ही किस तरीके से विधानसभा सत्र में अपने पक्ष को मजबूत रखना है, इस पर भी मंथन किया जाएगा। तो ये बैठक महत्वपूर्ण हो जाती है। खोमन, आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, आगे की अपडेट लेंगे आपसे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका। बात कर लेते हैं, स्कूल जतन योजना के तहत कार्यों की जांच शुरू कर दी गई है, जिसमें स्वीकृत
और निर्माणाधीन कार्यों की जांच के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जांच के निर्देश दिए थे। कलेक्टरों को 15 दिन के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया है। तो देखिए, स्कूल की जर्जर स्थिति को लेकर मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं, जहां केदार कश्यप ने कहा है कि पिछले 5 सालों में स्कूलों की स्थिति खराब हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री के चलते स्कूल की हालत बदहाल हो गई है। वहीं केदार ने कहा कि पूर्व शिक्षा मंत्री प्रेम साय टेकाम बाबा गुटके थे और इसके चलते स्कूल शिक्षा विभाग को अनदेखी किया गया और विष्णुदेव साय की सरकार शिक्षा विभाग को प्रथम श्रेणी में रखती है, उसकी चिंता करती है शिक्षा व्यवस्था अच्छे होंगे। पिछले 5 वर्षों में जो स्कूलों के हालात थे वो बद से बदतर स्थिति में हो गए। सरकार के मुख्यमंत्री और जो तत्कालीन जो वहाँ पर उस समय में उप मुख्यमंत्री थे, उनके बीच में आपसी लड़ाई के चलते और उस समय जो शिक्षा मंत्री थे प्रेम साय टेकाम जी, उनके कारण से, क्योंकि उनको कहते हैं बाबा के गुट का माना जाता था, उसके कारण से उस विभाग की अनदेखी की गई। लेकिन छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव साय की सरकार शिक्षा विभाग को प्रथम कहते श्रेणी में रखती है और उसकी चिंता करती है और शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो इसी कोशिश करती है। तो आपने सुना केदार कश्यप ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो पूर्ववर्ती सरकार है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो जिम्मेदार है शिक्षा व्यवस्था खराब होने की वजह से। उन्होंने कहा कि अब विष्णुदेव साय सरकार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है तो शिक्षा को देती है। अब देखने वाली बात होगी कि इस बयान पर कितनी राजनीति होती है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि यहाँ पर बयानबाजियों का दौर जारी है और हर विषय में राजनीति होना तो तय ही है। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पहुंचकर हड़ताली अतिथि शिक्षकों के आंदोलन में शामिल हुए और अतिथि शिक्षकों के आंदोलन को कांग्रेस समर्थन दे रही है। अतिथि शिक्षकों के प्रदर्शन का आज तीसरा दिन है। आंदोलन को लेकर दीपक बैज ने कहा, प्रदेश के अतिथि शिक्षक काफी समय से परेशान है। राज्य सुन रही है लेकिन कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। छत्तीसगढ़ एकलव्य विद्यालयों में पूरे लगातार अपना परिस्थिति नहीं दे रहे कि बहुत सारे शिक्षकों का एज भी निकल चुका है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की बैठक कल रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में होने जा रही है। कार्य समिति की बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी शामिल होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित बड़ी संख्या में बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तैयारियों का जायजा लेने दीनदयाल ऑडिटोरियम पहुंचे। अलग अलग जगह का बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने निरीक्षण किया और दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान हमारे संवाददाता खोमन साहू ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव से खास बातचीत की है, आप खुद सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की कल कार्य समिति की बड़ी बैठक होने जा रही है और दीनदयाल ऑडिटोरियम में एक बड़ी तैयारी की गई है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। अध्यक्ष जी, कल बड़ी बैठक है आप लोगों की, किस तरीके की तैयारी आप? ये एक वृहद कार्य समिति का आयोजन है और कोई नया नहीं है, लेकिन यह है कि हर हम 3 महीना में जो करते हैं उसी कड़ी में प्रदेश कार्य समिति इस बार रायपुर में हो रही है। यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के ऑडिटोरियम, उनके नाम से जो ऑडिटोरियम है, उसमें स्वाभाविक रूप से संगठन की बैठक है, संगठनात्मक स्वरूप रहेगा उसका। अभी तक जो हमने कार्यक्रम किए हैं और अभी आने वाले समय में जो कार्य योजना है हमारी भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वर्ष भर अपने कार्यक्रम करती है संगठनात्मक, अपने कार्यक्रमों के माध्यम से संगठन के नीचे तक जो क्रियान्वयन करना है उस संबंध में आदरणीय क्षेत्रीय संगठन महामंत्री हमारे अजय जामवाल जी भी और पवन साय जी, सभी महामंत्री जी संगठन के विषय को लेकर नीचे तक बात पहुँचे। आपने सुना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव कह रहे हैं कि जो कार्यकर्ताओं ने अच्छा काम किया विधानसभा लोकसभा चुनाव में, उनका भी अभिनंदन किया जाएगा। साथ ही साथ आने वाले दिनों में जो नगरीय निकाय चुनाव हैं उस पर भी बातचीत होगी। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ खोमन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। अंबिकापुर से सामने आ रही, जहां पर कलयुगी पिता ने पुत्र की हत्या कर दी। तीर धनुष से हमला कर पुत्र की हत्या की वारदात को अंजाम दिया। इस पिता ने शहर जाकर काम करने से मना करने पर पिता ने पुत्र को मौत के घाट ही उतार दिया, क्योंकि बेटे की गलती बस इतनी थी कि बेटे ने शहर जाकर काम करने से इनकार कर दिया। हमले से पुत्र अर्जुन गंभीर रूप से घायल हुआ था। अस्पताल में 11 दिन से इलाज चल रहा था और उसके बाद उसकी मौत हो गई है। बलरामपुर जिले के ग्राम
गुड्रू का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बेहद ही दुखद और शर्मसार कर देने वाला ये मामला है, क्योंकि कलयुगी पिता ने पुत्र को मौत के घाट उतारा है। यह हत्यारा कोई और नहीं, एक पिता है। एक पिता जिसको ये दर्जा दिया जाता है कि आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर देता है, उसी पिता ने मौत के घाट अपने बेटे को उतार दिया। और वजह सिर्फ इतनी थी कि बेटे ने शहर जाकर काम करने से इनकार कर दिया था। दुर्ग जिले में पुलिस ने खदान संचालक और ब्लास्टिंग करने वाले व्यक्ति पर मामला दर्ज किया है। असल में ग्राम मुड़पार में ब्लास्टिंग के बाद पत्थर उड़कर टीकाराम यादव के घर में लगी सीट को तोड़कर बरामदा में गिर गया था और इससे उसकी आर्थिक नुकसान उसे हुआ है। वहीं टीकाराम यादव की रिपोर्ट पर खदान संचालक आशीष यादव और ब्लास्टर पुनीत रामपाल के खिलाफ उतई थाना में मामला दर्ज कराया गया। पत्थर खदानों में जो ब्लास्टिंग होती है तो तेज कंपन की वजह से घरों की दीवारें हिलने लगती हैं और ब्लास्टिंग के बाद पूरा क्षेत्र धूल के गुब्बार से भर जाता है। साथ ही कई बार ब्लास्टिंग से कई बार पत्थर उखड़कर घरों की छत को तोड़कर घर के अंदर भी गिरता है। अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। उतई थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव मुड़पार में संचालित एक खदान पे विस्फोट के बाद वहाँ से पत्थर उछलकर एक प्रार्थी के घर पे जाके गिरा है, जिसको उसको आर्थिक नुकसान हुआ है। उसके आवेदन पर यहाँ क्रशर के संचालक और ब्लास्टिंग कंपनी के एजेंट या अभिकर्ता के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की। भिलाई नगर थाना क्षेत्र सेंट्रल एवेन्यू पर शराब के नशे में स्टंटबाजी करते हुए कार चलाने वाले दो युवकों को पुलिस ने पीछा कर पकड़ा है। दोनों आरोपी चलती कार के विंडो से सिर बाहर निकालकर स्टंटबाजी कर रहे थे। पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद दोनों आरोपी कान पकड़कर माफी मांगते नजर आए। भिलाई नगर थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी कर उनके वाहन को जब्त कर लिया है। तो आरोपियों की हुड़दंगी देख लीजिए। आरोपी चलती गाड़ी में खिड़की से बाहर निकलकर हुड़दंगी करते हुए नजर आ रहे थे और फिर पुलिस ने उन्हें थाने ले जाकर माफी भी मंगवाई। फिर दोनों आरोपियों ने पुलिस से कान पकड़ के माफी भी मांगी। छत्तीसगढ़ में 26 जुलाई से शिक्षा सत्र की शुरुआत हो गई है और 26 जून से सत्र शुरू होने के 15 दिन बीत जाने के बाद ही महासमुंद में शिक्षा विभाग सुस्त नजर आ रहा है। तो 26 जून को स्कूल खुल गए थे और उसके बाद से किस तरीके की स्कूलों की स्थिति आप समझ लीजिएगा। यही वजह है कि मोहांदा हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र टीचर नहीं होने के कारण टीसी लेने को मजबूर हैं। कभी मोहांदा स्कूल से टॉपर निकलते थे, लेकिन अब बच्चे टीसी लेकर निकल रहे हैं। 2020 में 12वीं की छात्रा पुष्पा चौधरी ने पूरे प्रदेश में 9वां स्थान हासिल किया था, जबकि 2022 में 10वीं की छात्रा भवानी पटेल ने 7वां रैंक हासिल किया था। दरअसल सरायपाली के मोहांदा स्कूल में 9वीं से 12वीं तक कुल 280 छात्र हैं और स्कूल में सिर्फ 6 शिक्षक हैं। शिक्षा विभाग के जिम्मेदार कह रहे हैं कि बहुत ही जल्द शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, शिक्षकों को अटैचमेंट किया जाएगा। इस साल व्यवस्था में भी नहीं आ पाए हैं और मैं इसीलिए 12वीं में भी साइंस लेकर पढ़ना चाहती हूँ, इसलिए मैं दूसरे स्कूल एडमिशन लेना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ से टीसी ली। क्या वजह है कि आप जो है यहाँ से टीसी ले? मैं यहाँ कक्षा 11वीं पढ़ चुकी हूँ और मैं जो साइंस लेकर पढ़ी थी बायो, तो जो है यहाँ पहले जो है टीचर व्यवस्था में आए थे, जो कि अब 12वीं पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे टीचर अभी तक व्यवस्था में नहीं आए हैं। यहाँ से टीसी लेना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ टीचर नहीं है साइंस के। हमारे विद्यालय में 2013 से विज्ञान कक्षाएं संचालित है और तब से यहाँ पे फिजिक्स और रसायन के व्याख्याता नहीं थे। बीच में जीव विज्ञान हिंदी के व्याख्याता थे। उन्होंने कॉलेज में प्रोफेसर में चयन होने के बाद विगत 4 वर्षों से यहाँ पे जीव विज्ञान का भी पद रिक्त है और तीनों विषय के सब्जेक्ट टीचर नहीं होने के कारण जो 12वीं के छात्र हैं वो टीसी लेके अन्यत्र पढ़ने के लिए आवेदन किए हैं और उस हिसाब से वो जा रहे हैं। यदि विज्ञान संकाय के शिक्षक हमारे पास उपलब्ध हो जाएंगे तो पुनः हमने विज्ञान के छात्र जो हमारे यहाँ अध्यापन कार्य को वापस आ जाएंगे। देखिए, पेंड्रा के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मरवाही विधायक प्रणव मरपच्ची बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां स्कूली बच्चों को निःशुल्क स्कूल ड्रेस, किताबें और साइकिल भी प्रदान की गई। कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने
स्वागत उद्बोधन किया। इस दौरान उन्होंने आरटीई के तहत स्कूलों में प्रवेश को लेकर जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा के गुणवत्ता के बारे में बात की। कार्यक्रम में नगरपालिका पेटरा के अध्यक्ष राकेश जालान, मरवाही नगर पंचायत के नवनियुक्त अध्यक्ष किशन ठाकुर सहित अनेक जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद विधायक सहित अन्य अतिथियों ने बच्चों के साथ न्योता भोजन भी ग्रहण किया। इससे क्या है, बच्चों में उत्सुकता आता है, पढ़ने का मन जो है उनका दोगुनी हो जाता है, क्योंकि ये सब जो गतिविधियां होता है ना, इनको स्कूलों का जो प्रबंधन है और जो भी प्रतिनिधिगण है उनका जिम्मेवारी बनता है, क्योंकि बच्चों में उतना जानकारी नहीं रहता है कि क्या क्या गतिविधि स्कूलों में होता है। तो इसका ये शुरुआत है। गरियाबंद में पिछले साल की तुलना इस बार जुलाई के पहले सप्ताह तक 27% कम बारिश हुआ है और सिकसेर जलाशय में महज 20% पानी भरा है। वहीं पैरी नदी की चाल धीमी होने से सिंचाई परियोजनाओं में भी सूखा का नजारा दिख रहा है। कम बारिश के कारण किसानी काम भी पिछड़ गया है और साथ ही सिंचाई के लिए किसानों के माथे पर चिंता की लकीर साफ झलक रही है। वहीं संपन्न किसान भरे बारिश के सीजन में भी अपने खेतों को बोर के पानी से भर रहे हैं ताकि किसानी काम में तेजी आ सके। इधर कृषि अधिकारियों का कहना है कि कम बारिश चिंता का विषय बना हुआ है और ये आगे भी चिंता का विषय बन सकता है, लेकिन अभी बचे हुए समय में पिछड़ी खेती कवर की जा सकती है। बोर नहीं होता तो कहाँ ये पानी भरता, मतलब ये समस्या है ना कि इस साल पानी गिरता है नहीं गिरता। हाँ, उत्पादन थोड़ा सा कम होगा। पानी गिरेगा तो बहुत जल्दी रफ्तार बढ़ेगा, पानी की वजह से थोड़ा धीमी होगा। सिंचित क्षेत्र पर्याप्त है और उन किसानों को तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे ज़रूर थोड़ा अभी बारिश पिछड़ रहा है, लेकिन खंड खंड में जो बारिश है लगभग बोनी कार्य के लिए पर्याप्त प्रतीत हो रहा है अभी। वहीं मैहर में नगर परिषद कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने का मामला सामने आया है। जिले के रामनगर नगर परिषद में कार्यरत कर्मचारियों को पिछले 5 महीने से वेतन का भुगतान नहीं हुआ। इसके अलावा कर्मचारियों के वेतन से ईपीएफ की कटौती किए जाने के बाद भी उनके खातों में जमा नहीं कराया गया, जिससे नाराज होकर नगर परिषद के करीब 140 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। मामले को लेकर सभी कर्मचारियों ने तहसीलदार अनुराग मरावी को ज्ञापन दिया और फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। मामले में नगर परिषद अध्यक्ष दीपा मिश्रा ने सीएमओ को पत्र भी लिखा है। छतपुर से आश्रय माचुंगी छतपुर आती 22-23 लाख रुपए, उसी से बिजली का बिल देना है, उसी से जल प्रदाय, पानी, सफाई, अन्य काम मेंटेनेंस वगैरह होता है। तो कहीं बिजली के बिल दो तो वेतन रुक जाती है, वेतन दो तो बिजली बिल रुक जाता है। ये समस्या है। 5 माह का वेतन और 2 साल का ईपीएफ जो हमारे खाते से कटती है कर्मचारियों के, वो जमा नहीं होती है मास्टर संघों की कर्मचारियों की, और हमारा 5 माह का वेतन का भुगतान जो हर महीने घर आती है पैसा शासन द्वारा भेजी जाती है कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु, उसका भुगतान नहीं किया जाता, इसलिए हम बैठे हैं। हम लोगों की 5 माह की वेतन नहीं मिली, ईपीएफ की कटौती होती है मगर खाते में नहीं जाती। इस कारण हम लोग जो है वो अनशन में बैठे हुए हैं कि हम लोगों की 5 माह की वेतन दी जाए और ईपीएफ की जो कटौती होती है, जो पैसा जमा नहीं हुआ वो पैसा हमारा कहाँ गया।